हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारी हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी, लेकिन काफ़ी समय से चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है कि काफ़ी समय से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिस कारण से चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ गई हैं, तो मेरा प्रयास यही है कि आपके जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, हिंदी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और जो जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको भी हम लोग जल्द कवर कर लेंगे। और देखिए, उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक उत्तराखंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी। आज हम लोग संधि का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, संधि का अध्ययन करने से पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा रखे हैं हिंदी में, जैसे कि स्वर, व्यंजन और एक वर्णमाला। पहले आप लोग उन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं कहूँगा कि आप लोग संधि पढ़िए, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अगर आप लोग डायरेक्ट संधि पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है संधि को समझने में। तो पहले आप लोग वर्णमाला और स्वर और व्यंजन वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, उसी के बाद आप लोग संधि का अध्ययन कीजिए। देखिए, संधि आपको बहुत कठिन लगती है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको संधि समझ में नहीं आती है, या फिर संधि उनको बहुत कठिन लगती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। हमेशा की तरह ही हम आज भी डीपली पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, और संधि से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि से। देखिए, संधि मैंने यहाँ पर 2 तरीक़ों से लिखा हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप चंद्र बिंदु नहीं, जिनके ऊपर आप बिंदु लगाते हैं, और उसको आप लोग कभी कभी 9 के रूप में लिख लेते हैं। जब आप उसमें से बिंदु हटाते हैं, जैसे यहाँ से बिंदु हटाया, यहाँ पर आपने 9 लिख दिया। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ हर एक वर्ड में अप्लाई नहीं होती है। अगर किसी शब्द में इस प्रकार से बिंदु लगी हो, अगर आप लोग सोचें कि मैं उसमें आधा 9 लगा के ये बिंदु हटा दूं, तो वो गलत होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर से बिंदु लगा होता है, लेकिन उसमें हम लोग आधा 9 नहीं लगा सकते हैं बिंदु हटाने पर। वो चीज़ अलग है। अगर मैं इस चीज़ को समझाने बैठ गया तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए, क्योंकि कभी कभी वर्तनी शुद्धि वाले भी आपके जो कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संधि को हम लोग इन दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। और देखिए, जो संधि शब्द का विच्छेद होता है वो होता है समधंधी। और संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल, संयोग, समझौता, जोड़। देखिए, संधि जैसे कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे युद्ध होते हैं, तो कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनके बाद एक संधि होती है। तो संधि जो हो रही है वो 2 लोगों के बीच में हो रही है, 2 सेनाओं के बीच में हो रही है। मतलब जो 2 राजा होते हैं ना, 2 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। या तो वो 2 राजा संधि करेंगे, या उन राजाओं के जो सेनापति होते हैं वो युद्ध करते हैं। मतलब 2 लोगों की हमको आवश्यकता पड़ रही है। तो उसी प्रकार से देखिए, मेल में क्या होता है कि 2 से 2 या 2 से अधिक लोगों की हमको आवश्यकता पड़ती है। संयोग जब होता है किसी भी चीज़ का, तो 2 या 2 लोगों के बीच में होता है। समझौता भी 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में होता है। और जोड़ जो होता है वो 2 या 2 से अंकों के बीच में ही होता है, क्योंकि एक अंक का आप लोग जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ ही क्या है? मेल, संयोग, समझौता, जोड़। मतलब कि 2 चीज़ों का जोड़ना। तो 2 चीज़ों का जोड़ना ही क्या है? संधि है। तो संधि शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। ये कभी कभी दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द का अर्थ क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या है? 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जब 2 शब्द पास पास आते हैं तब जब 2 शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझते हुए चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं एक उदाहरण यहाँ पर लेके चलता हूँ। हम उदाहरण ले लेते हैं देव धन आलय। देव धन आलय, इसका जो देवालय का ये संधि विच्छेद है, देवालय। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। देखिए, यहाँ पर मैं देवालय का जब मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो हमको क्या मिलता है? देवधन आलय। तो देखिए, जब इनको इन 2 शब्दों को और देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, जब 2 शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं यार देवधन आलय जा रहा हूँ, तो ये गलत होगा। मैं कहूँगा कि मैं देवालय जा रहा हूँ। उसी प्रकार से एक शब्द है विद्यालय। मैं कहूँ यार मैं कि मैं विद्याधन आलय जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते हम। ये उच्चारण की दृष्टि से गलत होगा। मैं कहूँगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मतलब कि इसको हम लोग अलग अलग इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उसका उच्चारण हमें क्या करना होता है? एक ही में करना होता है। देवालय, देवधन आलय नहीं, देवालय।
तो क्या होता है कि हम इनको अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग उच्चारित ना करके एक शब्द में इनको हम लोग उच्चारित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। एक बात और बताऊं, हर शब्द संधि का नहीं होता है, प्रत्येक शब्द संधि का नहीं होता है, ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बार मैं और इस उदाहरण को लिखता हूँ, हम एक उदाहरण लेके ही चलेंगे साथ में, तभी आपको चीज़ें स्पष्ट समझ में आएंगी। देखिए देव धन आलय देवालय। अब देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो रहा है। देखिए जब इस देवालय को हम लोग जोड़ के लिखते हैं, इस देवधन आलय को जब हम लोग एक शब्द बना के लिखते हैं देवालय, तो देखिए यहाँ पर देवधन आलय इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग इसको उच्चारित करते हैं देवालय, यानी कि विकार या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या था, देवधन आलय, यहाँ पर बन गया देवालय। कुछ परिवर्तन हुआ ना शब्द में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो शब्द संधि का है। तो आपको पता होना चाहिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, यानी कि ये दो वर्ण हैं हमारे, ये दो शब्द हैं, देव हमारा शब्द है, आलय हमारा शब्द है, इनसे जब एक नया शब्द बन रहा है देवालय, तो उसमें कुछ विकार या परिवर्तन हो रहा है, तो वही संधि कहलाता है। अभी इस चीज़ को अभी आगे और अच्छे से समझ जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर देखिए शब्दों के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। सामान्यतः वर्णों की इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। देखिए अगर आपको संधि सीखनी है तो इस लाइन को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। इसी पूरी लाइन में संधि का पूरा सार छिपा हुआ है कि संधि को हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर, शब्दों के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, पहले तो इसको समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग पहले वर्णमाला को पढ़ लीजिए, आपको ये चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको समझा देता हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। देखिए अ से लेकर अंग तक, क से लेकर ज्यों तक, जितने भी हमारे आते हैं ना ये वर्णमाला, इनको हम लोग वर्ण कहते हैं। ज्यों क्या है, एक वर्ण है। क क्या है, एक वर्ण है। ओ क्या है, एक वर्ण है। आ क्या है, एक वर्ण है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक उदाहरण लेके हम समझते हैं इस चीज़ को, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। वही एक उदाहरण हम लोग पकड़ लेते हैं, देवधन आलय। ये क्या बनता है, देवालय। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देवालय। मैंने ये कहा कि शब्दों के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द हमारा ये है और दूसरा शब्द हमारा ये है। तो देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है। इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करके लिखेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है। क्योंकि बार बार मैं इस चीज़ का यूज करने वाला हूँ संधि में। जब तक मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा ये बहुत बार बोलूंगा मैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, वो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो गया, आ। तो इन्हीं पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसी में पूरी संधि छुपी हुई है, इसी में पूरी संधि छुपी हुई है। ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आप लोग संधि को समझ गए हैं। तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये हो गया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, ये हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, और देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, तो ये आपको समझ लेना है अच्छे से, आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सामान्यतः वर्णों की इसी मिलावट को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए जब हम संधि से बने हुए शब्दों का पृथक पृथक विभाजन करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था भी देव धन आलय, देव धन आलय, मैंने देवालय को क्या लिखा, देवधन आलय। तो देखिए जब हम संधि से बने हुए शब्द का पृथक पृथक विभाजन करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। मतलब कि ये क्या है, देवालय का संधि विच्छेद है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए मैंने लिखा है कि संधि विच्छेद से, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखिए संधि विच्छेद से जो शब्द सामने आते हैं वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए तथा वे सार्थक होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है संधि को समझने के लिए। देखिए संधि विच्छेद, जैसे कि हम ले लेते हैं फिर से देवधन आलय का उदाहरण। देवधन आलय, संधि के जो भी आपके शब्द होंगे ना, जब आप उनका विच्छेद करेंगे, बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन आलय।
तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे आगे। जब हम लोग उनका संधि विच्छेद करेंगे, पहली बात तो ये है कि वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। कैसे शुद्ध होने चाहिए? उनमें जो मात्राएं लगी हो वो सही लगी होनी चाहिए। जैसे कि अधिकांश मात्राओं में गलती कहाँ पर होती है? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। तो यानी कि वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए और वे शब्द सार्थक होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हमको दो मिलते हैं ना, दो पद मिलते हैं, एक मिलता है देव का, एक मिलता है आलय का। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है कि देव शब्द का भी एक निश्चित अर्थ होगा और आलय शब्द का भी एक निश्चित अर्थ होगा। अगर मैं विद्यालय का संधि विच्छेद करता हूँ तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। तो विद्या का भी एक निश्चित अर्थ है और आलय का भी एक निश्चित अर्थ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देवालय, तो इस देव का भी अपना एक निश्चित अर्थ है और इस आलय का भी अपना एक निश्चित अर्थ है। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ नहीं है एक पद का, तो वो जो शब्द होगा वो संधि का नहीं हो सकता है। संधि में हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारे शब्द हैं वो एक सार्थक शब्द होंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि जो संधि की चीज़ें हैं वो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें बनाई हैं, इसको आपको समझना है। देखिए ये है प्रथम, ये मैंने लिखा है द्वितीय। फिर से इसको एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मेरी कोशिश ये है कि संधि को आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा दूँ ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए संधि विच्छेद करने के लिए और संधि को पहचानने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ता है? जो पहला शब्द है या पहला पद है, इसको हम लोग प्रथम पद भी कह सकते हैं। इसको हम लोग प्रथम पद या प्रथम शब्द भी कह सकते हैं। इसको हम लोग द्वितीय पद या द्वितीय शब्द भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए संधि में हमको हमेशा क्या ध्यान रखना पड़ता है? जो हमारा पहला पद है, पहला पद हमारा कौन सा? देव, यानी कि ये यहाँ जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद हमारा कौन सा है? प्रथम पद हमारा कौन सा है? प्रथम पद है देव, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और द्वितीय पद कौन सा है हमारा? आलय, तो ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर। तो हमको संधि पहचानने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? वो में देखिए हमेशा औ छुपा रहेगा। देखिए जितने भी व्यंजन होते हैं ना, उन व्यंजन में औ छुपा रहता है। मैंने आपको व्यंजन वाले चैप्टर में बताया था, क ख ग घ, जितने भी हमारे क से लेकर जितने भी हैं, चौ छ चौ झ तौ थौ दौ थौ, जितने भी हैं ना, इन हर किसी एक व्यंजन में हमारा अ स्वर छुपा रहता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस वो में भी हमारा एक अ स्वर छुपा हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता, देखिए विद्या है, विद्या में क्या छुपा हुआ है? विद्या में आ छुपा हुआ है, विद्या में आ छुपा हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि प्रथम पद और द्वितीय पद को आप लोग समझ जाइए, बस आप बिल्कुल संधि समझ जाएंगे। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, यदि दो वर्ण जुड़े हो और उनमें कोई बदलाव ना हो तो वह संधि नहीं होती है। अब समझेंगे इस चीज़ को और अच्छे तरीके से। फिर से वही उदाहरण हम लोग ले चलते हैं। कोई सा भी आप लोग यहाँ पर उदाहरण रख सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख लिया है देवालय का। फिर से देवालय। देखिए मैंने क्या कहा? यदि दो वर्ण जुड़े और उनमें कोई बदलाव ना हो तो वह संधि नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पान वाला लिखा हुआ है, और जब पान वाला का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए संधि विच्छेद क्या निकल के आता है? पान धन वाला। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। जब इन दो शब्दों को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए जब हम देवधन आलय को जोड़ते हैं ना तो हमको देवालय शब्द मिलता है। देवधन आलय, हम इसको ऐसे उच्चारण नहीं करेंगे, देवधन आलय, ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते हैं। देवालय, देव आलय, देवालय पढ़ रहे ना। देखिए यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? देव आलय। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? देवालय। अंतर है ना बोलने में। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पान वाला लिखा तो पान वाला, देखिए जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तब भी हम इसको पान वाला लिखेंगे, और जब ये दोनों शब्द जुड़ेंगे तब भी ये पान वाला ही हम उसको उच्चारित करेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि दो वर्ण जुड़ रहे हैं लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? वो संधि नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
पान वाला शब्द देखिए, जब मैं पान वाले शब्द का विच्छेद कर रहा हूँ ना, पान वाले का, तो उसी प्रकार से आ रहा है पान वाला। कोई भी यहाँ पर बदलाव हमको ना विच्छेद में दिख रहा है, ना फिर जो विच्छेद के बाद जो हमारे शब्द जुड़ रहे हैं पान वाला बन रहा है, इसमें हमको कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो औधन वो यहाँ पर आता है। देखिए जो पान है ना, पान प्रथम जो हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या निकल के आता है औ, और इसका जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण क्या निकल के आता है वो। तो इससे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये शब्द हमारा संधि का नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रत्येक शब्द संधि का नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, संधि शब्द का विलोम कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे विग्रह या विच्छेद संधि शब्द का विलोम होता है। हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाई हैं, तो हिंदी में शब्द संरचना की 4 इकाई हैं। कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। मतलब कि हिंदी में जो भी हम नए शब्द बनाएंगे वो या संधि की सहायता से बनाएंगे, या समास की सहायता से बनाएंगे, या उपसर्ग की सहायता से बनाएंगे, या फिर प्रत्यय की सहायता से बनाएंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं हिंदी में शब्द बनाने के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक शब्द संधि नहीं हो सकता है, प्रत्येक शब्द समास नहीं हो सकता है, प्रत्येक शब्द उपसर्ग नहीं हो सकता है, और प्रत्येक शब्द प्रत्यय का नहीं हो सकता है। तो हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाई हैं? 4 इकाई हैं। अब देखिए, प्रधान संधि कभी कभी ऐसे अटपटे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का योग होकर कोई बदलाव हो, लेकिन वह बदलाव इन्हीं वर्णों में हो। यानी कि जब प्रथम पद हमारा क्या है, जैसे कि देवधन आलय का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। देवधन आलय, देवधन आलय। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि प्रथम वर्ण का योग, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, ये वो है। वो में क्या छुपा हुआ है हमारा? औ छुपा हुआ है। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, यानी कि प्रथम वर्ण क्या हो गया? द्वितीय पद का आ हो गया, का योग होकर कोई बदलाव हो, लेकिन वह बदलाव इन्हीं 2 वर्णों में हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रधान संधि कहलाता है। लेकिन जब बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है ना, अन्य स्थान पर होता है, यहाँ पर हो, तो वो क्या कहलाता है? गौड़ संधि कहलाता है। तो ये बात दोस्तों कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। और एक बात और याद रखेंगे कि जो 2 वर्ण होते हैं, उन 2 वर्णों के जुड़ने का मतलब सदैव संधि नहीं होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, आगे जो असली चीज़ है जो कि परीक्षाओं में आपके पूछी जाती है, वो चीज़ें अब शुरू हो रही हैं। देखिए, संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए, जो स्वर संधि है, उस स्वर संधि में जैसे कि हमारे 11 स्वर हैं, उन्हीं का खेल है पूरा। उन्हीं 11 जो हमारे स्वर हैं, उन्हीं से हम लोग स्वर संधि पूरी कवर करेंगे। तो जो स्वर संधि है उसमें स्वर और स्वरों का हमारा योग होता है, और जो व्यंजन संधि है उसमें व्यंजन प्लस स्वर व व्यंजन प्लस व्यंजनों का योग होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन का हमारा योग होता है। ये योग कैसे होता है ये हम लोग आगे भी समझेंगे। देखिए, स्वर संधि, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पर देखिए, बात हो रही है सिर्फ स्वरों की। स्वर के बाद अर्थात स्वर, मतलब कि जब पहला पद हमारा है उसका अंतिम वर्ण जो होगा वो स्वर होना चाहिए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? वो भी स्वर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। अब देखिए, उदाहरण हम लोग लेके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर उदाहरण ले रखा है हेमधन आलय, यानी कि हिमालय का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? हेमधन आलय। अब देखिए, हेमधन आलय, यहाँ पर मौ, जो हमारा पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? मौ है। अब जब हम लोग मौ में आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन में औ छुपा रहता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा रहता है? औ छुपा रहता है। तो जो पहले पद का अंतिम वर्ण है वो क्या है? औ है, और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? औ है। तो यहाँ पर औ भी एक हमारा स्वर है और आ भी एक हमारा स्वर है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? स्वर संधि। मतलब कि पहले पद का अंतिम वर्ण भी हमारा स्वर होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी हमारा स्वर होगा। ऐसी कंडीशन जब आएगी तो वो स्वर संधि का हमारा उदाहरण होगा। तो स्वर प्लस स्वर का यहाँ पर योग होता है, स्वर के साथ स्वर का योग होता है, तो स्वर संधि कहलाता है। हमारे स्वर ये हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 11 कुल मिलाकर स्वर होते हैं। जो हमारी मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें हमारे कितने स्वर दिए गए हैं?
11 स्वर दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं स्वर। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम लोग ले लेते हैं थोड़ा संधि का। संधि जो हमारी स्वर संधि होती है उनका देखिए स्वर संधि में सबसे पहले आती है हमारी जो स्वर संधि, 5 भेद होते हैं ना स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग जानते हैं, बाकी इनको डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए जब अ और आ के बाद अ या आ आता है तो उनका योग क्या बनता है, आ बनता है। कैसे बनेगा ये हम अभी समझेंगे। ई और ई के बाद जब ई और ई आता है, मतलब छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा ई या बड़ा ई आता है तो क्या बनता है, ई बनता है, बड़ा ई बनता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। इसको दीर्घ संधि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आ है वो भी दीर्घ है, ई है वो भी बड़ा बड़ा ई है, और ऊ है वो भी बड़ा ऊ है, मतलब दीर्घ संधि। देखिए औ क्या है, औ तो आ से छोटा ही है ना, तो ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो कहानी हमारी बन रही है वो किस किस की बन रही है, आ, ई और ऊ की, बड़ा ऊ की। तो बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा ऊ की कहानी बन रही है, तो दीर्घ संधि। अब देखिए आप लोग सोचेंगे यार क्या लिख दिया ऐसा, इस प्रकार से क्या लिख दिया है। देखिए यहाँ से एक बात आपको समझनी है, इस चीज़ से आप लोग समझिए। देखिए ओ और आ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओ और आ के बाद जब ओ और आ का योग होता है तो आ बनता है। ई और ई के बाद जब ई और ई का योग होता है तो ई बनता है। ऊ और ऊ के बाद जब ऊ और ऊ का योग होता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ई बन रहा है, यहाँ पर आ बन रहा है। इससे ही पूरी संधि आपको पढ़नी है, जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इससे ही आपको पूरी संधि पढ़नी है जो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए एक चीज़ आपको समझा दूंगा, उसके बाद एक लाइन में ये समझा दे रहा हूँ, सेम यही सारे तरीके इसमें चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, उनके योग से हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। दीर्घ संधि में उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से पहले पद का अंतिम वर्ण कोई सा भी हमारा पद हो सकता है, उसका पहले पद का अंतिम वर्ण ई या बड़ा ई हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई या बड़ा ई हो तो उनके योग से क्या बनेगा, बड़ा ई बनता है। सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू हो जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या आता है, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ई या बड़ा ई होना चाहिए, तो उनके योग से क्या बनता है, ए बनता है। और देखिए अ और आ के बाद ऊ और ऊ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है तो उनके योग से हमेशा क्या बनता है, ओ बनता है। और आ के बाद अगर री हो तो उनके योग से क्या बनता है, अर बनता है। ये हमारा क्या होता है, गुण संधि होता है। उसके बाद देखिए ओ और आ के बाद ए या आई हो तो उनके योग से क्या बनता है, आई बनता है। ओ और आ के बाद ओ और ओ हो तो उनके योग से क्या बनता है, औ बनता है। और ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। मतलब वृद्धि संधि का एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूले हैं, उदाहरण नहीं, ये फॉर्मूले हैं। अब देखिए इस चीज़ से आप लोग समझेंगे। देखिए और ई और ई, ऊ और ऊ का योग हमारा इसम हो गया। देखिए इसम हो गया ना, ये चीज़ें इसमें आ गई हैं। उसके बाद देखिए गुण संधि में क्या हुआ, और आने क्या किया, और आने क्या किया, ई और ई के साथ योग बनाया। और आने क्या किया, ऊ और ऊ के साथ योग बनाया। देखिए ना समझने के लिए कितना आसान है। दीर्घ संधि में क्या हुआ कि अ और आ के साथ और आ का योग हुआ, ई और ई के साथ ई और ई का योग हुआ, मतलब स्वयं से योग कर रहे हैं। ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ का योग हुआ। लेकिन गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, ओ और आ क्या करते हैं, ई और ई से योग करते हैं। और आने ई और ई के साथ योग किया, और ओ और आने ऊ और ऊ के साथ योग किया, मतलब और आने फिर ऊ और ऊ के साथ योग किया। तो और फिर और आने क्या किया, और आने क्या किया, ये री के साथ योग किया। मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी तक यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो गुण संधि में आपको ये देखना है, इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में क्या देखा हमने, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ओ और आ, ए और ऐ के साथ योग करते हैं। अब देखिए ओ और आ देखिए हर किसी के साथ योग करता है। ओ और जो आ है ना वो हर किसी के साथ योग करेगा। ओ और आ क्या करते हैं, ए और ऐ के साथ योग करेंगे तो क्या बनता है, ऐ बनता है। ओ और आ, अब देखिए यहाँ पर फिर से ओ और आ ने ओ और औ के साथ योग कर लिया तो औ बन गया। कुल मिलाकर खेल देखिए इन्हीं का है पूरा। तो इस चीज़ से ऐसे तरीके से ऐसे अगर आप लोग समझेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, और आ
किसके साथ योग कर रहा है, पहले ए और आई के साथ, फिर अ और आ किसके साथ योग कर रहा है, ओ और औ के साथ। तो ये क्या है, हमारा वृद्धि संधि है। जो ये अ और आ मैंने लिखे हुए हैं क्या हैं, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण हैं, और जो ये ए और ऐ हैं ये क्या हैं, दूसरे पद के प्रथम वर्ण हैं। और जब इनसे हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये ऐ में हमारे परिवर्तित हो जाएंगे। ये मैं भी आपको आगे समझाऊंगा किस तरीके से परिवर्तित होंगे। फिर देखिए क्या होता है, ई और ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो इनसे जो शब्द का निर्माण होता है क्या होता है, यो बनता है। इनसे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, यो बनेगा। कैसे बनेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना यण संधि, उसमें आपको बताऊंगा। और यो आएगा और जो उसमें असमान स्वर होगा उसमें यो की मात्रा जुड़ जाएगी। फिर देखिए ऊ और ऊ में जब असमान स्वर जुड़ता है तो उससे क्या बनता है, हमारा व बनता है, और व के साथ हमारी असमान स्वर की मात्रा आ जाती है। जो भी असमान स्वर होगा उसकी मात्रा आ जाती है। री में अगर असमान स्वर होता है तो क्या होता है, तो रौ बनता है। तो ये यण संधि का हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो ये अभी आपको ऐसे समझ में बहुत कम आएगा, जब मैं इनको समझाऊंगा ना आपको उदाहरण के द्वारा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर देखिए अगला आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए के साथ कोई भी स्वर आए, ए के साथ कोई भी स्वर आए तो क्या बनता है, ऐ में वो परिवर्तित हो जाएगा, वो ऐ बन जाता है। और ऐ के साथ जो भी हमारे स्वर की मात्रा होती है वो उसमें जुड़ जाती है। और फिर आता है ऐ आ गया, ऐ के साथ कोई भी स्वर हो तो वो आय बन जाएगा। और क्या होता है, आय में जो भी स्वर की मात्रा होती है वो आय में जुड़ जाती है। फिर ओ आता है, ओ के साथ कोई भी स्वर हो तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा, और औ में जो स्वर की मात्रा होगी वो जुड़ जाती है। फिर ओ फिर औ आ गया, औ में कोई भी स्वर हो वो आओ में बदल जाएगा, और आओ के साथ स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। तो ये दोस्तों हमारे जो संधियाँ हैं वो हैं, इनको हम लोग अभी बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अध्ययन कर लेते हैं दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। देखिए कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। देखिए जहाँ अ और आ के बाद अ और आ, ई और ई के बाद ई और ई, ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो यानी कि देखिए अ और आ के बाद अ और आ रहा है तो उनसे मिलने के क्या बनेगा, आ बनेगा। ई और ई के बाद अगर छोटा ई और बड़ा ई के बाद छोटा ई और बड़ा ई आता है तो उनसे मिलकर क्या बनता है, बड़ा ई बनता है। ऊ और ऊ के बाद अगर ऊ और ऊ आता है तो उनसे मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये भी मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओ, तो ये जो हमारा प्रथम पद है इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, और जो ये और आ है ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण है ये। तो ये दोस्तों आपको समझना है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग संधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, ये इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ ई उ। ओ ई ऊ के बाद क्रम से ओ ई ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ ई आ ई ऊ जो भी है हमारा आता है तो क्या बनता है उससे, आ ई ऊ। ये हमारा बनता है ना लास्ट में, ये हमारा बनता है। तो इस तरीके से भी इसको आप लोग लिख सकते हैं याद करने के लिए। हालांकि ये सही तरीके से इसको इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए और आ के बाद और आ, ई और ई के बाद ई और ई, ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ, इनसे मिलकर क्या बनेगा, आ ई ऊ। चलिए ये प्रथम पद द्वितीय पद आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बार मैंने आपको समझा दिया, बार बार बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, और बार बार एक चीज़ बोलने से आपको ये मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनती हैं हमारी, इनसे हमारी कुछ कंडीशन बनेंगी। वो कौन कौन सी बनती हैं देखिए। देखिए एक बनती है हमारी अ के बाद अगर अ आता है, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर अ होता है तो उससे मिलकर हमारा आ बनता है। उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अ और आ, बार बार नहीं बोलूँगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का प्रथम वर्ण, बार बार बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। आप लोग समझिए इस चीज़ को। अ और आ के बाद हमारा अगर अ हो, अ में पहला, चलो बोल देता हूँ, कभी कभी बोल दूंगा बीच बीच में। पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो तो उससे मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। सेम पूरी कंडीशन इसमें जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण छोटा ही हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा ही हो तो उनके योग से क्या बनता है, बड़ा ही बनता है। सेम ऐसी कंडीशन इनके साथ जाएंगी। अभी हम हर एक को उठाएंगे, हर एक के उदाहरण को हमको लेके चलेंगे, तब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर देखिए ऊ और ऊ के साथ अगर ऊ और ऊ जुड़ते हैं तो बड़ा ऊ बनता है।
और पहले पद का अंतिम वर्ण छोटा ऊ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ हो तो उनके योग से क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। सेम ऐसी कंडीशन इनके लिए भी लागू हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले इसका उदाहरण लेके चलते हैं। जब अ के साथ अ जुड़ता है तो आ हमारा बन जाता है। वो आ कैसे बनेगा वो दोस्तों अब समझने वाली बातें आ गई हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्वर, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों को जब हम लोग व्यंजनों में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, अगर जैसे मैं लिखता हूँ कहीं आ, मैं लिखता हूँ कहीं बड़ा ई, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे कि मैंने लिखा नी, मैंने लिखा पा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे नी लिखा है तो स्वर कहाँ पर है, समझेंगे इस चीज़ को। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो नी है इसमें ई कहाँ है। देखिए जो ये मात्रा है ना, यही जो मात्रा है वो क्या है, ई की मात्रा है। समझेंगे इस चीज़ को, ये जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। एक कॉल आ गया था जिस कारण से डिस्टर्ब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि नी, मैंने लिखा है नी। अब आप लोग कहेंगे इसमें ई की मात्रा कहाँ है। देखिए वास्तव में जो वर्ण है वो क्या है, नौ है। जब हम लोग इसमें ई की मात्रा मिलाते हैं तभी क्या बनता है, ई बनता है। मैंने लिखा पौ, पौ में जब मैं आ की मात्रा मिलाऊंगा तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा ये, तब बनेगा पा। अभी जो पौ है ना, इस पौ में ओ वर्ण छुपा हुआ है, इसमें जब हम लोग आ की मात्रा मिला देंगे क्या बन जाएगा, आ। तो ये आ की मात्रा है यहाँ पर, ये इसमें ई की मात्रा है। उसी प्रकार से जब मैं लिखता हूँ नू, इसमें ऊ की मात्रा है, यानी कि नहीं यहाँ पर ऊ का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर ऊ क्या है, एक स्वर है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर पकड़नी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं, औ धन औ के साथ जब हमारा औ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ हो तो उससे मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर मैंने रामानुचर लिखा हुआ है। इस रामानुचर का जब हम लोग तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, राम धन अनुचर। देखिए यहाँ पर क्या आया है, जो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है वो है मौ। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक व्यंजन में एक औ छुपा होता है, प्रत्येक व्यंजन में औ स्वर होता है, हर किसी व्यंजन में हमारा औ स्वर होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम जो हमारा पद है उसका अंतिम वर्ण हमको क्या मिल गया, ओ मिल गया। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है सामने ओ। तो ओ धन ओ आ गए तो हमारा क्या बन गया, आ बन गया। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं रामायण का, ये बहुत बार आता है। इसका आपसे संधि विच्छेद करने को बार बार पूछता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो क्या बन जाता है, राम धन अयन। अब देखिए राम धन अयन में जब हमने प्रथम शब्द को देखा तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या था, मौ। और मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक जो हमारा स्वर होता, व्यंजन होता है उसमें अ स्वर छुपा होता है, यानी कि जो हमारा प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या मिल गया, हमको अ मिल गया। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तो यहाँ पर अ दिख ही रहा है, तो क्या बन गया, रामायण। अब देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ये आ कहाँ गया, इस आ की भी तो बात होनी चाहिए ना। ये आ देखिए मामा आ गया, ये भी आ यहाँ पर मामा आ गया, यानी कि जो आ की मात्रा आपको दिख रही है ना रामायण में, रामानुचर में, रामायण में, ये आ की मात्रा यही यहाँ पर आगे परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ओ और ओ के योग से आ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ओ है और यहाँ पर जो ये ओ है, जब ये आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ये आ हमारा कहाँ गया, ये आ हमारा यहाँ पर आ गया है। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग जब देखते हैं दूसरा शब्द, ये यहाँ पर मौ है, इस मौ में ओ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर के ओ से और यहाँ पर के ओ से जब हम लोग योग करते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। ये आ हमारा कहाँ गया, ये आ हमारा यहाँ पर आ गया है। तो ये होती है छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझने वाली। फिर देखिए परमधन अर्थ है, परमधन अर्थ में देखिए इस मौ में ओ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमको ओ मिलता है, यहाँ पर भी हमको ओ मिलता है। जब दो ओ जुड़ रहे हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। वो आ कहाँ पर है, वो आ यहाँ पर है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारे उदाहरण हमारे और आगे हो जाएंगे, आप लोग इनको देख सकते हैं। सेम ऐसे ही ये उदाहरण हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर देख लेते हैं अगला। अगला क्या है, अ और आ के बाद और आग जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बड़ा, मतलब हमारा आ ही बनता है। किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, हिमालय। हिमालय का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, हिम धन आलय। देखिए हिम मौ में देखिए हमको आ मिल गया, एक ओ तो हमको यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर तो हमारा आ है ही, एक आ यहाँ पर आ गया। और आगे बाद जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा आ बन जाएगा। और ये आ हमको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर माँ में, ये आ की मात्रा दिख रही ना, तो यहाँ पर ये जुड़ के आ गया है। उसके बाद देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं एक देवालय का।
देवालय तो आपको समझा ही दिया। सत्याग्रह देख लेते हैं। सत्यधन आग्रह, देखिए यो है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रत्येक व्यंजन में हमारा क्या छुपा होता है, औ छुपा होता है। तो ये औ हमको मिल गया यो में, यो में हमको क्या मिल गया, ओ मिल गया, और यहाँ पर हमको आ भी मिल गया। ओ और आ के योग से क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। ये आ हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सत्याग्रह, या में आ गई आ की मात्रा। तो इस प्रकार से जो हम जोड़ रहे हैं इनको, इस प्रकार से इस शब्द में हमको ये मात्रा के रूप में हमको मिलते हैं। उसी प्रकार से अगला आता है आधन आ। आधन औ से क्या बनता है, आ बनता है। देखिए एक उदाहरण है करुणावतार। करुणावतार का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, करुणाधन अवतार। अब देखिए करुणाधन अवतार में देखिए हमको करुणा, यहाँ पर हमको आ की मात्रा मिल गई, आ मिल गया, और देखिए औ तो यहाँ पर हमको दिख ही रहा है अवतार में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, आ बन गया, और ये आ हमारा कहाँ पर है, ये आ हमारा यहाँ पर है। सेम कंडीशन सब में, सभी में ऐसी ही कंडीशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए सारे एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ, सारे के सारे उसी तरीके से चलेंगे। फिर अगला आता है हमारा आधन आ। इस आधन आ के योग से हमारा क्या बनता है, आ बनता है। उदाहरण देख लेते हैं। विद्यालय है, विद्यालय का जब हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, विद्याधन आलय। देखिए विद्या यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, और यहाँ पर सामने आपको आ दिख रहा है आलय में, यानी कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण हमको आ मिल गया, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी हमको आ मिल गया। इनके योग से हमारा क्या बन रहा है, आ बन रहा है, और आ हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये जितने भी सारी कंडीशन है किसकी है, दीर्घ संधि की है। उसी प्रकार से छोटा ई और छोटा ई को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ई बनता है। देखिए जब एक उदाहरण है हमारा रविंद्र का। देखिए रविंद्र, एक बात और आपको बताऊं, जब हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो आपको वर्तनी शुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कहाँ लगनी है। अगर इसका आपको ज्ञान नहीं है तो देखिए आप लोग इसको गलत कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रविंद्र का आपको संधि विच्छेद करने को दे देगा। अब देखिए आप लोग रवि को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, रवि को इस प्रकार से आप लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से गलत है। रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, और इसी प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो रवि धन इंद्र, यानी कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आपको देखने को मिल रही है। वी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और ई भी क्या है, छोटी ई की मात्रा है। ई में भी, ये भी छोटा ई है। तो छोटा ई जब हमको मिलता है उससे क्या बनता है, बड़ा ई। और देखिए यहाँ पर जो रवि है इसमें हमको बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर रविंद्र बन गया ये। जब रविंद्र को हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर रवि को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान रखेंगे जब इसको जोड़ के लिखते हैं तो ये इस प्रकार से हम लोग को इसको लिखते हैं, क्योंकि ये एक संधि का नियम है। जब छोटा ई और छोटा ई जोड़ते हैं तो उनसे बड़े ई का निर्माण होता है, ये संधि का नियम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक उदाहरण से इसको और समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे इसको। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। देखिए अतीव है, अतीव को जब मैंने तोड़ा तो क्या लिखा, अति धन ईव, अति धन ईव। अब आप अति को ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना। एक उदाहरण है कवि धन इंद्र, कविंद्र। कवि को आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, कवि गलत है ये, अति भी ऐसे गलत है। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको वर्तनी शुद्धि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने क्या जाना, अतीव का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब एक बात और, हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं अति, क्योंकि देखिए इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अति शब्द का जब यहाँ से ई की मात्रा लगेगी ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और हमने संधि में क्या पढ़ा, प्रत्येक शब्द का अपना सार्थक अर्थ होगा, तो इसका अपना सार्थक अर्थ नहीं है। सार्थक अर्थ इस अति वाले का है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जब छोटा ई और छोटा ई जोड़ रहे हैं, यहाँ पर अति में क्या है, छोटा ई की मात्रा है, और ये भी हमारा ई हमको यहाँ से देखने को मिल गया। जब छोटा ई और छोटा ई जोड़ते हैं तो क्या होता है, बड़े ई का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ती है हमारा, इसमें बड़े ई की मात्रा है, तो इस प्रकार से क्या बन गया, अतीव बन गया। तो ये दोस्तों आपको संधि के नियम है, आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला नियम क्या है। अगला नियम क्या है हमारा, अगला नियम है, एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आ जाती है इसमें। हाँ, अगला नियम क्या है, बड़ी ई के बाद अगर छोटा ई हो तो उससे किसका निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है। देखिए अगर एक उदाहरण है हमारा महेंद्र। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, महेंद्र, सचिंद्र, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो महेंद्र का जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, मही धन इंद्र। देखिए जो ही है इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि देखिए कोई भी मात्रा जब इधर से लगती है ना ऐसे करके तो वो बड़ी ई की होती है, कोई भी मात्रा जब ऐसे लगती है इधर से वो छोटी ई की होती है। तो मात्राओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए जो मही है इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है,
और ई तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है छोटा ई, तो इनसे क्या होता है बड़े ई का निर्माण होगा और वो बड़ा ई आपको यहाँ पर ही में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये याद रखने हैं, ऐसे ही करके अगर आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अगला क्या है ई धन ई। छोटा ई के बाद क्या होता है जब बड़ा ई आता है तो उससे क्या होता है हमारा बड़े ई का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर कपी धन ई हमारा एक लिखा हुआ है। कपी यहाँ पर देखिए कपी में क्या है छोटा ई है और ई यहाँ पर ई तो आपको बड़ा देखने को मिल ही गया, तो इनसे भी क्या हो जाएगा बड़े ई का निर्माण हो जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन इनमें भी देखिए यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है। फिर आता है हमारा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ हो तो उनसे क्या होता है बड़े ऊ का निर्माण होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है सिंधुर्मी, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सिंधुर्मी का जब आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा सिंधुर्मी। देखिए वैसे सिंधुर्मी यहाँ पर नहीं आएगा, एक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। सिंधुर्मी को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो सिंधुर्मी हो जाएगा ये सिंधुर्मी यहाँ पर आएगा आपका इस वाले में, यहाँ पर से इसको काट देंगे, गलत मिस्टेक से लिख दिया है। देखिए अगला उदाहरण हम लोग ऊधन छोटा ऊ और छोटा ऊ से क्या बन रहा है बड़ा ऊ बन रहा है। तो भानुदय का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए भानुदय का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं क्या आता है भानुधन उदय। अब देखिए जितने भी आपको यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं ना, जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के शब्द लेके आए, हर शब्द का अपना एक अर्थ है। जिस शब्द का अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द संधि का होगा ही नहीं, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए भानु में क्या है यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर ये आपको छोटा ऊ देखने को मिल रहा है, उससे क्या बन रहा है बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए छोटा ऊ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो उनसे किसका निर्माण होता है बड़े ऊ का निर्माण होता है। देखिए जो लघु है इस लघु में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है और इस ऊ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो उनसे क्या बन रहा है बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। ये मात्राओं से आपको समझना है क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, मात्राओं से यहाँ पर आपको समझना है। सेम वैसी ही कंडीशन इनके लिए भी दोस्तों अप्लाई हो जाएगी, जैसी कंडीशन यहाँ पर बताई सेम वैसा ही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि अ ई ऊ के बाद जब आ ई ऊ आता है, आ बड़ा ई या बड़ा ऊ आता है तो उनसे क्या क्या का निर्माण होता है आ बड़ा आ, मतलब कि बड़ा आ नहीं बड़ा ई बड़ा ऊ, आ बड़ा ई बड़ा ऊ का निर्माण होता है। तो ये जब चीज़ें आप लोग अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ये बननी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी दीर्घ संधि में आ जाएंगी। तो दीर्घ संधि को समझने का यही तरीका है, यही इसके फॉर्मूले हैं, ऐसे ही आप लोग दीर्घ संधि को समझ सकते हैं। फिर देख लेते हैं आगे। आगे आती है हमारी गुण संधि। देखिए गुण संधि में क्या होता है, थोड़ा गुण संधि के बारे में हम लोग समझते हैं। और देखिए आज हम लोग सारी संधि कवर नहीं कर पाएंगे। संधि का जो आपका जो टॉपिक है ना वो 3 या 4 हो सकता है पार्ट में डिवाइड हो, क्योंकि संधि एक लंबा चैप्टर है, इतनी आसानी से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगला आता है गुण संधि। देखिए गुण संधि में मैंने आपको क्या बताया, यदि अ और आ के बाद ई उ ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण होता है। यानी कि अ और आ के बाद जब ई और ई आएगा तो उससे क्या का निर्माण होगा, अ और आ के बाद जब ई या ई आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब अ और आ के बाद क्या आता है ई और ई आता है तो वो किस में बदल जाते हैं ए में बदल जाते हैं। और जब अ और आ के बाद उ और उ आता है तो वो किस में बदल जाएंगे ओ में बदल जाएंगे। और जब अ और आ के बाद ऋषि स्वर आता है, री स्वर आता है तो वो किस में बदल जाएगा अर में बदल जाता है। अब देखिए ये बदलना क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई हो तो वो ए में बदल जाएगा। उसी प्रकार से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो किस में बदलेगा ओ में बदलेगा। कैसे बदलेगा वो भी हम लोग जानेंगे। उसी प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री हो तो वो क्या में बदलेगा अर में बदल जाता है। अब देखिए कैसे इन चीज़ों को आपको समझना है, उदाहरण से जब आप लोग समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनती है ना, इनसे जो कंडीशन बनती है ये बनती है हमारी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन बनती है। देखिए अ और ई को जब हम लोग मिलाएंगे तो ए बनता है, और अ और ई बड़े ई को जब हम लोग मिलाते हैं तो भी ए बनता है। आ और बड़ी ई को जब हम लोग मिलाते हैं तो ए बनता है, और आ और छोटी ई को जब हम लोग मिलाते हैं तो ए बनता है। ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए अ के साथ जितने भी ई आ रहे हैं ना, अ या आ के साथ जितने भी ई आ रहे हैं उससे ए का निर्माण हो रहा है।
और देखिए ओ और ऊ के साथ जितने भी ओ के साथ बड़ा ऊ आए छोटा ऊ आए या आ के साथ बड़ा ऊ आए छोटा ऊ आए तो उनसे ओ का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से जब ओ के साथ ऋषि स्वर या आ के साथ ऋषि स्वर आएगा तो अर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहानी किसकी है, ए ओ और अर की। दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में क्या था, आ बड़ा ई और बड़ा ऊ। लेकिन यहाँ पर देखिए ए और अर, यहाँ पर जो हमारे शब्द जब जोड़ेंगे ना तो उनसे ए ओ और अर का निर्माण होगा। दीर्घ संधि में किसका निर्माण हो रहा था, आ बड़ा ई और बड़ा ऊ का। अब देखिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं गुण संधि का। सबसे पहले कंडीशन हम लोग ये वाली ले लेते हैं, औ धन ई वाली। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है नरेंद्र। नरेंद्र का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, नर धन इंद्र। देखिए नर, जब प्रथम शब्द क्या है हमारा नर और दूसरा हमारा शब्द कौन सा है, इंद्र, या प्रथम पद हमारा क्या है नर, दूसरा पद हमारा क्या है इंद्र है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, रौ है ना, रौ में ओ छुपा हुआ है तो क्या हमको मिल गया यहाँ पर से ओ मिल गया। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर क्या है ई है। तो देखिए इनसे मिलके किस चीज़ का निर्माण होगा, औ और ई से मिलकर किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। तो देखिए ये एक इनके नियम है शब्द बनाने के, औ और ई से हमारा ऐ का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र है ना, नरेंद्र में ए की मात्रा आपको दिख गई तो यहाँ पर ए आ गया, मात्रा के रूप में आएंगे सब ये। तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे औ और ई से हमारा ए का निर्माण कैसे हुआ। तो नरेंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिला और नरेंद्र में किसकी, नरेंद्र में जो ए रौ है उसमें ए की मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये औ और ई से हमारा ए का निर्माण हो गया। वैसे ही सत्येंद्र है, सत्येंद्र का जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है, सत्य धन इंद्र। अब देखिए सत्य यो में यहाँ पर ओ छुपा हुआ है और यहाँ पर ई है। अब देखिए ये क्या में बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए कहाँ हमारे यहाँ पर आ गया, यो के ऊपर ए की मात्रा आ गई तो सत्येंद्र शब्द का निर्माण हो गया। सेम वैसे ही कंडीशन ओ और बड़ा ई का जब हम लोग योग करेंगे तो क्या मिलता है हमको, ए मिलता है। देखिए नर है, नरेश है, नरेश का जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नर धन ईस। रौ में देखिए ओ छुपा हुआ है और ई यहाँ पर हमको दिया ही है बड़ा ई, ईस में बड़ा ई है, इससे क्या का निर्माण होगा, ए। अब देखिए ए की मात्रा हमको नरेश में देखने को मिल गई। तो ये कंडीशन हमको देखनी पड़ेंगी हर, जो हमारे पास जो पेपर होगा आएगा वहाँ पर पहले हमको पेपर में कैसे पूछेगा कि नरेश में कौन सी संधि है। आप नरेश का क्या करेंगे, आप नरेश का संधि विच्छेद करेंगे, नर धन ईस। सबसे पहले आपको क्या करना है, नर धन ईस ऐसे करके अपनी कॉपी में लिखना है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रौ में ओ छुपा हुआ है और फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, ई आ गया, ई आ गया। तो देखेंगे कि ऐसी कंडीशन किस में बनती है, ऐसी कंडीशन किस में बनती है, हमारी गुण संधि में बनती है। बस आप लोग इस चीज़ को पकड़ लेंगे। गुण संधि क्या कहती है, औ और आ के बाद ई ऊ ऋषि स्वर आए, औ और आ के बाद ई ऊ ऋषि स्वर आए तो क्या होता है, ए ओ और अर वो हो जाते हैं। बस इतना सा आपको पकड़ना है यहाँ पर। औ और आ के बाद यदि ई ऊ ओ, यहाँ पर ओ आ गया ना, ओ या यहाँ पर आ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आ है ना, राजा धन इंद्र। देखिए समझेंगे, दो उदाहरण से एक बार और समझ लेंगे। राजा धन इंद्र, आ धन ई, छोटा ई का हम लोग ले लेते हैं उदाहरण। राजेंद्र है, राजेंद्र को जब हम लोग तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, राजा धन इंद्र। राजा में क्या है, आ की मात्रा है और छोटा ई हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो क्या बन गए, ए बन गए। अब देखिए पेपर में आपसे पूछ ले कि राजेंद्र जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आपको उसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, राजा धन इंद्र। अब आपको देखना पड़ेगा कि आ की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, जो भी आपकी मात्रा आ रही है आपको उन मात्राओं को लिखना है। यहाँ पर आपको मात्रा देखने को मिल रही है आ धन ई की। अब आपने पढ़ा है कि यार ओ और आ के बाद, ओ और ओ या आ के बाद, क्योंकि देखिए एक उदाहरण यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे ना, औ धन ई के बाद ना एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर से इसका लेके चल लेते हैं, नरेश का। देखिए नरेश में क्या आया था हमारा, औ धन ई, औ धन बड़ा ई। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपसे पूछ ले कि राजेंद्र में कौन सी संधि है तो आप लोग देखेंगे, आपने ये पढ़ा है कि ओ और आ के बाद ई ऊ या री स्वर आता है तो वो गुण संधि का हम लोग कह सकते हैं, गुण संधि की हमारी पहचान है। तो देखिए ओ आ गया, आ गया और इसके बाद जो अगला पद आपको ई मिलता है, या छोटा ई मिलता है, बड़ा ई मिलता है, या फिर ऊ मिलता है, या बड़ा ऊ मिलता है, या री मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो गुण संधि है। हर किसी संधि में आपको इसी तरीके से ये बातें प्रयोग में लानी है। अगला उदाहरण है आधन ई, आधन बड़ा ई। इससे भी हमारा
ए का निर्माण होता है। देखिए रा का इस है और इसका जो हमारा जो विच्छेद होगा संधि विच्छेद रा का धन ईस होता है। देखिए का में हमारा आ छुपा हुआ है और यहाँ पर बड़ा ई तो आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या बन गया, अब ऐ बन गया। तो राकेश में देखिए ऐ की मात्रा है, तो ऐसे करके आपको चीज़ें पकड़नी है। फिर देखिए और उदाहरण है इसके, औधन उ, औधन उ, औधन उ छोटा ऊ, अगर औधन उ आता है तो उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। देखिए चंद्रोदय है, चंद्रोदय को जब आप लोग तोड़ेंगे तो चंद्रधन उदय लिखेंगे ना। अब चंद्र में क्या है, यहाँ पर ओ छुपा हुआ है, ओ छुपा हुआ है, और ऊ तो आपको यहाँ पर उदय में देखने को मिल ही गया। आपको पता है कि ओ के बाद अगर ऊ आएगा, जैसे कि ऐसे करके आप लोग याद करेंगे, ओ और आ के बाद जब ई ऊ स्वर आता है या री स्वर आता है तो वो क्या होते हैं, गुण संधि के होते हैं। तो अ और आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया ना, और आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया। तो आप लोग समझ जाएंगे गुण संधि का उदाहरण है, और इनसे योग क्या बनता है, ओ बनता है, ओ बनता है ना इनसे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अ और बड़ा ऊ है, उनके योग से क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए नवोड़ा एक यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको याद भी करेंगे आप लोग। नवोड़ा, देखिए नवोड़ा का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं क्या होता है, नवधन ऊड़ा। अब देखिए नवधन ऊड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक बात और, संधि विच्छेद जब कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पूछ लेगा कि यार कि ये सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। आपको अगर ये आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि संधि विच्छेद सूर्योदय का क्या होगा, तो आपको चारों एग्जाम्पल देखने हैं। चारों एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि किस एग्जाम्पल में दोनों शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकल सकता है। देखिए सूर्य शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है और ऊर्जा शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है। इसका मतलब क्या है, वो क्या हो जाएंगे, संधि शब्द का उदाहरण हो जाएगा। और आप लोग अगर आपने इस तरीके से पकड़ लिया कि सूर्य क्या है, यहाँ पर औ छुपा हुआ है सूर्य में, और यहाँ पर ऊ छुपा हुआ है, तो इनसे किस चीज़ का निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा, और यहाँ पर ओ की मात्रा आपको देखने को मिल गई। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पर पकड़ना है। सेम कंडीशन इसमें भी हमारी बनेगी। आ के बाद जब छोटा ऊ आता है तो ओ का निर्माण होता है, जैसे कि महोदय है। ये महोदय देखिए, महोदय को जब हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, महाधन उदय। यहाँ पर आ छुपा हुआ है, महा में हा में आ की मात्रा है ना, और हमारा ऊ आ गया। ऊ तो देखो हमको सामने देखने को मिल ही गया उदय में। तो देखिए आपने पढ़ा था कि अ और आ के बाद जब ऊ आता है या ई आता है या ऋषि आता है तो क्या होता है, वो गुण संधि का उदाहरण होता है। तो देखिए, और उनसे मिलकर किस चीज़ क्या बनता है, ओ बनता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा। तो ओ की मात्रा यहाँ पर आपको देखने को मिल गई महोदय में। उसके बाद देखिए आ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो ओ का निर्माण होता है। तो ये सेम इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखे हुए हैं वैसा ही यहाँ पर भी होगा। एक उदाहरण हम लोग लेके चलते हैं, महोर्मी। महोर्मी का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, महाधन उर्मी। तो महाधन उर्मी इसका संधि विच्छेद होगा। हाँ में देखिए आ की मात्रा आ रही है, वो आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो महोर्मी हो जाएगा, ओ बनेगा ना। आ और ऊ से किस चीज़ का योग होगा, ओ का योग होगा। उसके बाद देखिए अगला आता है औधन री के बाद अर का निर्माण होता है। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते भी हैं। सप्तऋषि एक यहाँ पर एग्जाम्पल है। सप्तऋषि को जब हम लोग तोड़ के लिखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, सप्तऋषि को सप्तधन ऋषि लिखते हैं यहाँ पर, सप्तधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर हमारा तौ में तो हमको औ देखने को मिल गया, और यहाँ पर हमको ऋषि में ऋषि देखने, री में री देखने को मिल गया, ऋषि में री देखने को मिल गया। अब देखिए इससे हमारा क्या होता है, अर का निर्माण हो रहा है। कैसे, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। देखिए यहाँ पर एक चीज और, कैसे निर्माण हो रहा है अर का। देखिए सप्त अ आ रहा है ना तो में, अ ऋषि, सप्त ऋषि। एक एग्जाम्पल और समझिए, देवर्षि। देखिए देवधन अ, यहाँ पर अ आ गया, यहाँ पर री आ गया। देवर्षि आप लोग बोलेंगे ना तो बीच में देखिए अर आपको देखने को मिलेगा, देवर्षि, देवर्षि। थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलिए, देवर्षि। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ओ भी आ रहा है, री भी आ रहा है, सप्त ऋषि। कर्णौर्षि। तो ये जब आप लोग इनको उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, री अर देखने को। इनका उच्चारण में इनको अर, आपको उच्चारण ऐसा लगेगा नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब आप लोग गहनता से उसका उच्चारण करेंगे ना, सप्त ऋषि, देवर्षि, इस प्रकार से, तब आपको अर देखने को मिलेगा। फिर देखिए उसी प्रकार से है आधन री। आधन री है, ये भी मिलके क्या बनते हैं, अर बनाते हैं। अब देखिए महर्षि, इसका उदाहरण देख लेते हैं। महर्षि जो होता है उसका जो हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, महाधन ऋषि होता है इसका संधि विच्छेद। अब देखिए आ भी हमको यहाँ मिल गया, री भी हमको मिल गया, तो देखिए ये क्या मिलाएंगे, मिलके अर बनता है। देखिए महर्षि, औ धन रो दोनों आ रहा है, महर्षि,
ये आप लोग जब थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हमारे थे गुण संधि, और गुण संधि में आपने ये सब चीज़ें ध्यान से देख ली हैं। और एक बार मैं आपको एक चीज़ शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शॉर्टकट में थोड़ा सा एक बात समझेंगे। ये सब चीज़ें अगर आप लोग याद नहीं भी करें चल जाएगा, बस आपको ये चीज़ दोस्तों ज़रूर पता होनी चाहिए। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर से आपको जब संधि पहचानने की बात आ रही है ना, जब आपसे संधि पहचानने की बात आ रही है तब तो आपके लिए इतनी ही चीज़ें ज़रूरी हैं, इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं बस। अगर अ और आ प्रथम पद हो और उसके बाद ई उ ऋषि स्वर दूसरे पद का अंतिम वर्ण हो, यानी कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई उ ऋषि हो, इतना आपको याद रखना है, तो ये हमारे गुण संधि की पहचान हो जाएगी। अगर आपसे ज़्यादा डीपली में पूछ ले तब आपको ये बात याद होनी चाहिए। अगर शब्द निर्माण वहाँ पर आपको करने को दे देगा ना, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि किस से, जैसे अ में जब हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, अ में जब हम लोग ई जोड़ रहे हैं, अ में हम लोग जब बड़ा ई जोड़ रहे हैं, अ में हम लोग छोटा ऊ जोड़ रहे हैं, अ में हम लोग जब बड़ा ऊ जोड़ रहे हैं, अ में जब हम लोग ऋषि जोड़ रहे हैं, तो उनसे हम किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, तब आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन संधि, अगर आपको सिर्फ संधि पहचाननी है, आप इतना भी याद कर लेंगे ना कि जैसे कि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो अ या आ है, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो ई उ ऋषि है, तो वो किसकी पहचान हो जाएगी? गुण संधि की पहचान हो जाएगी। ये बस थोड़ा शॉर्ट तरीका संधि को पहचानने का है, बाकी शब्द निर्माण के लिए तो आपको ये बातें याद करनी पड़ेंगी। उसी प्रकार से दीर्घ संधि का बता देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए, दीर्घ संधि को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर जैसे आपके अ ई उ लिखा हुआ है ना, अ ई उ के बाद आपको, जैसे कि मान लिया पहला जो आपका पद है उसका अंतिम वर्ण है अ हो या ई हो या उ हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जैसे कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण जैसे अ है तो यहाँ पर अ ही होना चाहिए, ई है तो यहाँ पर ई ही होना चाहिए, उ है तो यहाँ पर उ ही होना चाहिए। यानी कि अगर प्रथम पद का प्रथम वर्ण अ है तो दूसरे पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर अ है तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा अ होना चाहिए। पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ई है तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई होना चाहिए। पहले पद का अंतिम वर्ण उ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण उ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर ऐसी बात आती है तो वो स्वर संधि में आएंगी। मतलब अ से अ का मेल, ई से ई का मेल, उ से उ का मेल हो, तो ये दीर्घ संधि की पहचान यहाँ पर होती है। मतलब कि सेम वर्ण हमको मिलेंगे, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में हमको सेम वर्ण अगर हमको देखने को मिल जाए तो ये हमारे दीर्घ संधि की पहचान हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी संधि, जो हमने दो संधियों का अध्ययन किया है, एक दीर्घ संधि और एक गुण संधि। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस कारण से मैंने बाकी संधि इसमें नहीं रखी हैं। बाकी जो तो आपकी इसी में 3 संधि और बचती हैं आपकी, यण संधि, अयादि संधि, एक संधि आपकी और आएगी यण संधि है, एक बचती है आपकी अयादि संधि और एक बचती है आपकी कौन सी? वृद्धि संधि। तो इन 3 संधियों को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वहाँ से जो फेसबुक में हमारा जो ग्रुप है उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से नई नई अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।